Hello everyone and good morning students. Students, I am Ranjani ma'am and today I am discussing the anesthesia. So first of all anesthesia में हम आज पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में. चलिए स्टूडेंट्स हम आज जानते हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या है और इसके सारे फीचर्स के बारे में. हम अब इसका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया देखते हैं. लेट गेट स्टार्टेड. General anesthetic are a drug which is cause the reversible loss of the all sensations and consciousness. स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल अबाउट कि जब भी हमें हमारी बॉडी में किसी मेजर सर्जरी या माइनर सर्जरी या फिर कैसे ऐसी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, हमें अगर सर्जरी करानी है, ऑपरेशन कराना है, कोई भी कर्ड्स या वुंड्स हो गया है, छोटा हो या बड़ा हो, तो हमें बॉडी को थोड़ी देर के लिए पेन के परसेप्शंस को रोकना होता है और उस कंडीशन में हम ऐसी ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे पेन के परसेप्शंस को रोके और हमारी बॉडी को थोड़ी देर के लिए वो कॉन्शियसनेस की कंडीशन में ले जाए. उन ड्रग्स को हम बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक, जो कि हमारे ऑल सेंसेशन मतलब रिवर्सिबल ऑल सेंसेशन का मतलब होता है कि जितनी देर के लिए हमें सेंसेशन का लॉस चाहिए, सिर्फ वो ड्रग उतनी ही देर के लिए इफ़ेक्टिव हो. आफ्टर दैट वो बॉडी को फिर से अपनी कॉन्शियस कंडीशन में ले आए, नॉर्मल कंडीशन में ले आए. तो वो ऐसी ड्रग्स जो कि अपना रिवर्सिबल एक्शन देती हैं ऑल सेंसेशन पे जब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, उन्हें हम जानते हैं जनरल एनेस्थीसिया के नाम से. क्या करती हैं ये द कार्डिनल फीचर्स ऑफ क्या क्या होते हैं जनरल एनेस्थीसिया के. लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन. क्या होता है कि जनरल एनेस्थेटिक्स, अब हमने ये तो जान लिया कि हमारी वो ड्रग्स होती है जो कि हमारी बॉडी के ऑल सेंसेशंस को बेसिकली पेन के परसेप्शंस को रोकने का काम करती हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से वो बॉडी को पुराने नॉर्मल फंक्शन में ले आती है. स्पेशली ये हमारी जो होती है एनेस्थेटिक्स ड्रग्स, वो हमारे ऑल टाइप के सेंसेशंस को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं या कम कर देते हैं और स्पेशली जो ये इफ़ेक्टिव होते हैं वो हमें पेन के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं. जो स्पेशली है वो तो सारे टाइप के सेंसेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, मगर स्पेशली जो इनका वर्क होता है वो पेन के परसेप्शन को रिड्यूस करना होता है. स्लीप अनकॉन्शियसनेस एंड एम्सोनिया की कंडीशन. क्या होता है कि जब हम एनेस्थीसिया को दे देते हैं तो बॉडी धीरे धीरे एक स्लीपिंग मोड में चली जाती है, एक स्लीप की कंडीशन इंड्यूस्ड हो जाती है हमारी बॉडी में. इमोबिलिटी एंड मसल्स रिलैक्सेशन. क्या होता है कि जब हम एनेस्थेटिक ड्रग्स को बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो जो बॉडी का मूवमेंट है, जो मोबिलिटी है, वो मोबिलिटी नहीं होती है, इमोबिलिटी की कंडीशन हो जाती है और जो हमारी बॉडी में जो भी मसल्स हैं वो सब एक रिलैक्स पोजीशन पे चली जाती हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट चेंजमेंट नहीं होता है. एबॉलिशन ऑफ द सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस. एंड जो भी हमारी बॉडी में सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हो रहे हो वो सब हमारे चले जाते हैं एक रिलैक्सिंग कंडीशन में और फिर जो सिचुएशन होती है उसे हम बोलते हैं एनेस्थीसिया की कंडीशन. अब जनरल एनेस्थेटिक्स में हम वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं, डिफरेंट उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है. अब हम बात करते हैं जनरल एनेस्थेटिक के क्लासिफिकेशन के बारे में. अब इन्हेलेशन के थ्रू हम ड्रग देते हैं, पेरेंटल फॉर्म में भी हम ड्रग देते हैं. तो जो हम इन्हेलेशन के थ्रू ड्रग्स देते हैं, अपनी बॉडी में एंटर्ड कराते हैं, वो हम गैसेस फॉर्म में दे सकते हैं एंड वोलाटाइल लिक्विड्स के फॉर्म में दे सकते हैं. तो जो गैसेस फॉर्म में हमारी ड्रग्स यूज़ होती है वो बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड है और जो लिक्विड्स में वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं उसमें हमारी हैलोथेन्स, आइसोफ्यूरेंस, डाइसोफ्यूरेंस एंड दिस टाइप ऑफ ड्रग यूज इन एज अ जनरल एनेस्थेटिक और वोलाटाइल लिक्विड्स में. अब बार्बिट्रेट्स कैटेगरी की बहुत सारी ड्रग्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स की हैं, ओपिएट्स हैं एंड नॉन ओपिएट्स हैं, कीटामाइन ड्रग्स हैं. ये सब हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थेटिक जब भी हमारी बॉडी में किसी माइनर या मेजर सर्जरी, वुड्स या कट्स की कोई ऐसी नीड पड़ती है तब. अब उसी क्लासिफिकेशन को अभी हमने फ्लो चार्ट वाइज देखा था, अब हम देख रहे हैं उसी क्लासिफिकेशन को डिटेल के बारे में. तो हमने देख लिया कि इन्हेलेशन में हम नाइट्रस ऑक्साइड, वोलाटाइल लिक्विड्स में हैलोथेन्स वगैरह यूज़ करते हैं और जो इंट्रावेनसली हमें ड्रग यूज़ किए जाते हैं उसमें हमारे जो इंड्यूसिंग एजेंट होते हैं थियोपेंटेन सोडियम, मीथोहेक्सोटोन सोडियम
एंड जो स्लोअर एक्टिंग जो हमारी कुछ ड्रग्स होती हैं वो हमारी बेंजोडाइज़ापाम, डाइज़ापाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, दीज आर ड्रग यूज एज अ इंट्रावेनसली एंड स्लोअर एक्टिंग ड्रग के लिए जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो। अब जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है हमारी एनेस्थेटिक ड्रग का, वो इंटरनल रूट के थ्रू, पेरेंटल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं। तो अगर हम इंटरनली दे रहे हैं तो रेक्टल या ओरल रूट के थ्रू हम अपनी ड्रग को आसानी से बॉडी में एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। और अगर पेरेंटल फॉर्म में दे रहे हैं तो वेरियस टाइप ऑफ रूट ऐसे हैं जिन्हें हम पेरेंटल फॉर्म में ड्रग को बॉडी में ईजिली तरीके से एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। सब चाहे वो सबलिंगुअल देना हो, इंट्रानेजल देना हो, इंट्रामॉस्कुलर देना हो या फिर इंट्रावेनस देना हो। और एक बात ये भी होती है कि जनरल एनेस्थीसिया जब बॉडी में दिया जाता है तो वो माइनर ऑपरेशंस के लिए नहीं, मेजर ऑपरेशंस, मेजर सर्जरीज़ के लिए दिया जाता है, क्योंकि हम इसमें पूरी होल बॉडी को कॉन्शियस करते हैं। क्योंकि जब हमें ज़्यादा देर तक बॉडी को कॉन्शियस की कंडीशन में रखना होता है, पेन के परसेप्शन को लॉस करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं। अब इंट्रानेजल हो गई या सबलिंगुअल रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर हो या इंट्रावेनस हो, तो इस तरीके से हम ड्रग को बॉडी में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। This is a complex procedure involving the pre-anesthetic assessment and administration of the general anesthetic drugs, cardiorespiratory monitoring, analgesia, airway management, fluid management and post-operative pain relief। ये थे इसके ओवरव्यूज़। अब जब हम बॉडी में देते हैं जनरल एनेस्थीसिया को, कोई भी ड्रग देते हैं जो हमारी बॉडी में एनेस्थीसिया को कॉज करने वाली है, तो वेरियस टाइप ऑफ स्टेजेस, हर ड्रग को काम करने का अपना एक तरीका होता है उसका। स्टार्टिंग से अगर आपने थेराप्यूटिक इंडेक्स पढ़ा होगा, सो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल नो अबाउट दिस, कि जब आप ड्रग को इंसर्ट करते हैं फिर धीरे धीरे उसकी एफिकेसी शो होती है और एक पीक पे पहुंचने के बाद फिर वो जो ग्राफ है वो डाउन होने लगता है। तो उसी में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्टेजेस होती हैं जबकि ड्रग अपनी बॉडी में इंसर्ट होने से एलिमिनेट होने तक का प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है। तो जब जनरल एनेस्थीसिया को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे स्टेजेस से होकर वो गुजरती है। तो स्टेज और उसके साइन सिम्टम्स क्या है? टिपिकली सीन इन अ केस ऑफ अ ईथर, स्लो एक्शन, वेरी मच लिपिड सॉल्युबल। ईथर के केस की अगर हम बात करते हैं तो वो स्लो एक्शन देती है, मगर लिपिड के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी है जो वो बहुत अच्छी होती है। एंड डिसेंडिंग डिप्रेशन ऑफ अ सीएनएस के साथ वो एक इफेक्ट तो देती है अपना, मगर एक डिसेंडिंग इफेक्ट देती है। एंड हायर लोअर एरियाज ब्रेन इन्वॉल्व, और कुछ केसेस में हमारे ब्रेन के कुछ एरिया हायर एंड लोअर जो है वो इन्वॉल्वमेंट अपना देते हैं। वाइटल सेंटर्स लोकेटेड इनटू द मेडुला एंड पैरालाइज्ड ग्लास, जो कुछ हमारे मेडुला के सेंटर्स होते हैं, वाइटल सेंटर्स होते हैं, वो भी हमारे लास्ट स्टेज पे होते हैं। और इसके बाद हमारी अब आती हैं स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज जिसे हम स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जब हमारी ड्रग होती है जनरल एनेस्थीसिया की, तो ये क्या करती है? स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग एनेस्थेटिक इनहेलेशन लास्ट अप टू द लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। जब फर्स्ट स्टेज में हमारी जनरल एनेस्थीसिया की ड्रग होती है तो ये क्या करती है कि जो भी इनहेलेशन या फिर जो हमारे जनरल एनेस्थीसिया के इनहेलेशन की स्टेज है वो कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे, जो लास्ट स्टेज में कॉन्शियसनेस को, उसका कॉन्शियस को लॉस करने लगती है। पेन इज प्रोग्रेसिवली एबॉलिश्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब क्या है, धीरे धीरे बॉडी से कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस होने लगती है, धीरे धीरे बॉडी के सेंसेशंस जो है वो कम करने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। और इसके बाद जो भी हमारा पेन इंड्यूस हो रहा था, पेन अराइज हो रहा था, वो धीरे धीरे अपने आप जो है वो रिड्यूस होने लगता है। मतलब कि जो हमें सेंसेशंस है वो पेन के कम फील होने लगते हैं। पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, कैन बी हियर सी एंड फील ड्रीम लाइक स्टेट। अब पेशेंट की कंडीशन क्या होती है? मतलब जिसको हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया उसके सेंसेशंस लॉस हो जाते हैं, उसके परसेप्शन लॉस हो जाते हैं, उससे पेन में रिड्यूस हो जाता है, मगर पेशेंट क्या होता है, एक कॉन्शियस में होता है, उसमें होश होता है उस पेशेंट को, वो सारी चीज़ों को देख सकता है, सुन सकता है, फील कर सकता है, मगर एक ड्रीम लाइक स्टेज होता है, क्योंकि बॉडी की
इमोबिलिटी कंडीशन में है, बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, बॉडी जो है वो हमारी एक रिलैक्सिंग पोजीशन पे है, हमारी मसल्स रिलैक्स है, बॉडी रिलैक्स है, बट जो पेशेंट है वो चीज़ों को देख सुन समझ सकता है और मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो ये हमारी होती है स्टेज ऑफ द एनेस्थीसिया की। रिफ्लेक्सेस एंड रिस्पायरेशन रिमेनिंग द नॉर्मल। और क्या होता है कि जो भी हम एनेस्थेटिक ड्रग यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा कर के मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, हमारे ऑल परसेप्शंस को, ऑल सेंसेशंस को लॉस करते हैं, रिड्यूस करते हैं रिवर्सिबली। लेकिन रिस्पायरेशन और रिफ्लेक्सेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा नॉर्मल चलता रहता है, यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं वो प्रक्रिया जो है वो हमारी नॉर्मल वे में ही रहेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन यूज़ द लिमिटेड शॉर्ट्स प्रोसीजर ओनली। अब ये क्या होता है कि एनेस्थीसिया को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, तो ये लिमिटेड शॉर्ट प्रोसीजर्स होते हैं और ये स्पेशली जो इनके अलग से डॉक्टर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू हम बॉडी को एनेस्थाइज कर देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं एक्सपर्ट पर्सन के थ्रू। सेकेंड स्टेज जिसे हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डेलेरियम एंड एक्साइटमेंट। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारी होती है एनेस्थीसिया देने की सेकेंड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन जिसमें हमने स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया देखा, और अब हमारी आती है सेकेंड पोजीशन जिसको हम स्टेज ऑफ डेलेरियम या फिर एक्साइटमेंट बोलते हैं। फ्रॉम द लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस टू बिगिनिंग ऑफ द ऑटोनॉमिक ब्रीदिंग। जब हमारी बॉडी से कॉन्शियसनेस धीरे धीरे लॉस हो जाती है तो हमारी बॉडी में एक ऑटोनॉमिक ब्रीदिंग जो है वो शुरू होने लगती है, अपने आप ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट रहती है। आई लैशेस रिफ्लेक्स डिसअपियर। धीरे धीरे जो हमारे आई लैशेस होते हैं वो क्लोज होने लगते हैं और हमारी आंखों से दिखना जो है वो धीरे धीरे जो है एक ब्लर विजन सा होने लगता है। एक्साइटमेंट पेशेंट में बी शाउट, स्ट्रगल, होल्ड द ब्रीथ। क्या है, एक्साइटमेंट की कंडीशन में जो पेशेंट वो चिल्लाता है, स्ट्रगल करता है, अपनी सांस को रोकने का थोड़ा सा प्रयास करता है, मसल टोन्स हमारी इंक्रीज हो जाती हैं और जो हमारे जॉ यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो जबड़े होते हैं वो एकदम टाइटली जो है वो स्टक हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, तो एकदम टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं। ब्रीदिंग इन जर्किंग, वोमिटिंग इनवॉलेंट्री एंड मैटिक्यूरेशन डिफिकेशन इज द अकर। अब क्या होता है, ब्रीदिंग के साथ साथ थोड़ी सी हमें बॉडी में जर्किंग भी होने लगती है, वोमिटिंग में भी इन सम केसेस हो सकती है, एंड इनवॉलेंट्री मैटिक्यूरेशन एंड डिफिकेशन इज में भी अगर ऐसा आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है कुछ केसेस में कि आपको ब्रीदिंग के साथ साथ जर्किंग या वोमिटिंग भी फील हो सकती है। नो स्टिमुलेट और ऑपरेटिव प्रोसीजर कैरीड आउट ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब क्या होता है कि इस स्टेज में अगर कोई भी पेशेंट है तो वो स्टिमुलेट नहीं कर सकता है। जब उसको एनेस्थीसिया की कंडीशन है और हमारा पेशेंट एनेस्थाइज हो चुका है तो वहाँ पे उसमें किसी भी तरीके का एक स्टिमुलेशन नहीं होगा इस प्रोसीजर के दौरान, इंक्लूडिंग द पोटेंशियली डेंजरस रिस्पॉन्स कैन बी अकर ड्यूरिंग दिस स्टेज एंड इंक्लूडिंग द वॉमिटिंग एंड लैरिंगोस्पाज्म एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। दिस स्टेज नॉट बी फाउंड इन अ मॉडर्न एनेस्थीसिया, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, रैपिड इंडक्शन एक्सेट्रा। सो ये हुई हमारी सेकेंड स्टेज जिसे हमने स्टेज ऑफ डेलेरियम या फिर एक्साइटमेंट का नाम दिया। थर्ड स्टेज में हम बोलते हैं स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेटिक। अब ये क्या होती है, extend from the onset of the spontaneous respiration to the respiratory paralysis. This is have been divided into the 4 planes. क्या होता है कि अब हम इसको स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन या रिस्पायरेशन पैरालिसिस में डिवाइड करते हैं, और जो अब हम अपनी थर्ड स्टेज को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसे हम प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 एंड प्लान 4 के नाम से। अब क्या होता है कि प्लान 1 में हम देखते हैं कि क्या होता है, रिवॉल्विंग द आई बॉल्स एंड प्लान एंड्स टू द आइज बिकम फिक्स्ड। क्या होता है, प्लान 1 में जब हम अपनी एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं और उसकी थर्ड स्टेज होती है तो थर्ड स्टेज के फॉर्म हमारी जो रिवॉल्विंग हमारी आई बॉल्स हैं वो एक उनमें रॉविंग मतलब हमारी आई बॉल्स रॉविंग हो जाती है, एंड द प्लान जो है हमारा एंड्स आइज बिकम फिक्स्ड। और आई बॉल्स जब हमारी रिलैक्स हो जाती है तो हमारी आइज़ जो है वो एकदम फिक्स्ड हो जाती है।
प्लान 2 में क्या होता है, लॉस ऑफ द कोरोनिया एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस, मतलब कोरोनिया जो है वो हमारी उसका लॉस होने लगता है धीरे धीरे, हमारी कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस जो है वो धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं। एंड प्यूपिल स्टार्ट डायलेट एंड लाइट रिफ्लेक्सेस लॉस्ट। अब फिर थर्ड फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारी आई है, अब उसका जो हमारी आई बॉल की रॉबिंग शुरू हो गई, आईज हमारी फिक्स्ड हो गई, कोरोनियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस जो थे, जो कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्स धीरे धीरे से हमारे लॉस हो गए, ख़त्म हो गए। और इसके बाद थर्ड स्टेज में हमारे क्या हो गया, तो जो प्यूपिल्स होती है हमारी आइज़ की, वो धीरे धीरे क्या करती हैं, डायलेट होने के साथ साथ, और जो उसमें लाइट का रिफ्लेक्स हो रहा होता है वो भी हमारा लाइट का रिफ्लेक्स भी रिड्यूस हो जाता है, लॉस होने लगता है। एंड दिस वॉज इज डिज़ायर फिर द सर्जरी मसल्स रिलैक्सेंट वी नॉट बी यूज। एंड प्लान 4 में जो हमारी इंटरकोस्टल पैरालिसिस, शैलो एब्डोमिनल रिस्पॉन्स रिस्पायरेशन एंड डायलेट द प्यूपिल्स। फोर्थ स्टेज में हमारे इंटरकोस्टल पैरालिसिस एंड शैलो एब्डोमिनल रिस्पायरेशन जो होते हैं वो प्यूपिल को डायलेट करने लगते हैं। अब हमारी आती है फोर्थ स्टेज, जिसे हम मेडुलरी रिस्पायरेशन पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। तो सेसेशन ऑफ द ब्रीदिंग फेलियर, सर्कुलेशन, डेथ। क्या होता है कि अगर हमारे ब्रीदिंग फेलियर की कंडीशन आ गई तो हमारे जो भी हमारा डेथ की कंडीशन है वो हमारी हमें फेस करनी पड़ सकती है। पीपल्स हमारी वाइडली डायलेट हो जाती है, मतलब ज़्यादा जो है वो डायलेट हो जाती हैं। एंड मसल्स आर टोटली पेफेबली, मसल्स आर इम्पर्सिबल, बीपी इज़ वेरी लो। और जो हमारा बीपी मसल्स जो है हमारे वो टोटली उनमें एक इम्परसेसिबल कंडीशन देखने को मिल जाती है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर मतलब बीपी है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, मतलब इज़ वेरी लो, काफ़ी डाउन हो जाता है इस कंडीशन में। अब ऐसे बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं जो हम एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं आज डाईएथाइल ईथर के बारे में। ये कलरलेस हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है, पंजेंट होता है, और इसकी ओडर इतनी कुछ खास नहीं होती, जस्ट पंजेंट होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस द इरिटेंट वेपर्स आर इन्फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव। ये एक इरिटेशन इफेक्ट कॉज करता है, वेपर्स में होता है, और काफ़ी हाईली इन्फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव भी होता है। और जो इसकी फार्माकोकाइनेटिक है वो 80 to 90% एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स, एंड रिमेनिंग जो हमारी है वो थ्रू द स्किन एंड यूरिन, मिल्क, स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, और कैन कॉज द प्लेसेंटा बैरियर। और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में ये हमारी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके फिटस में भी जा कर के अपना इफेक्ट जो है वो शो कर सकता है। इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं सेकेंडली, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारी एक कलरलेस, ओडरलेस एंड इनऑर्गेनिक गैस होती है। एंड जो टेस्ट में है वो इसका एक स्वीटिश सा फ्लेवर आता है, थोड़ी सी स्वीट होती है। नॉन इन्फ्लेमेबल एंड नॉन इरिटेटिंग बट लो पोटेंसी की। अब ये जो है हम इसका यूज़ करते हैं एज एनेस्थेटिक, बट क्या है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, ये उतनी हाईली रिएक्टिव नहीं है, इन्फ्लेमेबल नहीं है, इरिटेशन भी नहीं कॉज करती है। बट इस गैस की जो पोटेंसी है वो थोड़ी लो है अकॉर्डिंग टू डाइथाइल ईथर। इसकी पोटेंसी लो होती है, वेरी पोटेंट एनाल्जेसिक होती है। और द सिंगल एजेंट यूज़ द O2 डेंटल एक्सोट्रेशन एंड एब्स्ट्रिक्शंस में हम अपनी यूज़ करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कि एडवांटेज की बात करें तो नॉन इन्फ्लेमेबल एंड नॉन इरिटेंट होती है, रैपिड इंडक्शन हो जाता है, एंड रिकवरी भी जो है वो वेरी फास्ट होती है। नोज़िया, वोमिटिंग, ऐसी कोई भी कंडीशन हमें इस ड्रग को देने पे देखने को नहीं मिल सकती। तो ये फुली तरीके से नॉन टॉक्सिक है, लीवर या किडनी के लिए किसी भी तरीके का कोई भी डैमेज या ख़राब करने का काम नहीं करती। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नॉट पोटेंट अनोल, ये इतनी ज़्यादा पोटेंट ड्रग नहीं है क्योंकि इसकी इफिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। इनहिबिट द मिथोनाइन सिंथेसिस प्रोसीजर, डीएनए सिंथेसिस, इनहिबिट द विटामिन B12 एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करती है हमारी बॉडी में, हाँ, लेकिन मेटाबॉलिज्म हो रहा है जो हमारी विटामिन्स का, विटामिन B12 का, तो उसको इनहिबिट कर देती है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ सकता है। तो ये था नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में।
अब क्या होता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को नीड पड़ने पर जनरल एनेस्थीसिया या कोई भी एनेस्थेटिक की कंडीशन अगर इंड्यूस कराते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हमें पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनेस्थीसिया के दौरान कुछ चीज़ें फेस करने को मिलती, और कुछ क्या होता है कि जब हमारा काम हो गया, एक रिवर्सिबल प्रोसेस था कि जिस हम पर्टिकुलर टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए बॉडी को एनेस्थाइज कर रहे थे, और उसके बाद जब रिकवरी होकर पेशेंट नॉर्मल होश में आया, तो कुछ सिम्टम्स जो हमें ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बाद में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं ड्यूरिंग एनेस्थीसिया एंड आफ्टर एनेस्थीसिया हमें कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट टू पेशेंट देखने को मिल सकते हैं। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया में रिस्पायरेटरी डिस्प्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिस्पायरेशन पे हमारी ड्रग इफेक्ट डालेंगी, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका एक इफेक्ट हमें रिस्पायरेशन पे देखने को मिलता है। सलाइवेशन, रिस्पायरेटरी सिक्रीशन, कार्डियक एरेथमीजियास, कार्डियक हमारा एरेथमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। बीपी जो है वो हमारा स्लो डाउन हो जाएगा। एस्पायरेशन एंड लैरिंगोस्पाज्म एंड एपेक्सियोसिस, अवेयरनेस, डेलेरियम एंड कन्वल्जन, फायर एंड एक्सपल्सन, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जो हमें ड्यूरिंग टू एनेस्थीसिया जो है वो देखने को मिल सकती है। अब आफ्टर की बात करें कि जब पेशेंट रिकवरी के बाद नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो कुछ पेशेंट को क्या क्या होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। persisting the sedation, pneumonia, organ damage just like a liver and kidney, nerve में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर इमरजेंसी डिलीरियम की कंडीशन, या फिर कंजेक्टिव डिफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो पेशेंट को ड्यूरिंग टू एनेस्थीसिया या आफ्टर एनेस्थीसिया देखने के मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। थैंक यू क्लास एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।